एक सीरियल किलर जो सिर्फ उन पिताओं को मारता है जिनकी बेटियां म्यूजिक सीखती हैं। हाथ पैर बांधकर, दर्जनों चाकुओं से गोदकर उन्हें तड़प तड़प कर मार देता है। इस केस की जांच कर रहा है इंस्पेक्टर सीताराम। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचता है, उसे एहसास होता है ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां हर सच के पीछे छिपा है एक और खौफनाक सच। तो कहानी की शुरुआत होती है सीताराम से, जो अपने नए थाने में एक बेहद अजीब और उलझे हुए केस की जांच कर रहा होता है। कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। ऊपर से उसका हायर ऑफिसर रोज दबाव डालता है, सीताराम इस केस को जल्दी बंद करो, वरना ऊपर से सवाल उठने लगेंगे। थका हुआ सीताराम एक कोने में बैठा होता है और तभी कहानी हमें ले जाती है एक फ्लैशबैक में। जब सीताराम टीनेजर था, उसकी एक बड़ी बहन थी जिससे वो बेहद प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसकी बहन को प्यार हो जाता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। जब ये सच उनके पिता को पता चलता है तो घर में तूफान आ जाता है। पिता गुस्से में कहते हैं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। लेकिन बहन अपने प्यार से पीछे नहीं हटती और एक दिन घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती है। ये बात परिवार के लिए एक बड़ा झटका बन जाती है। कुछ महीनों बाद जब बहन प्रेग्नेंट होती है तो वो उम्मीद लेकर अपने पति के साथ घर लौटती है। उसे लगता है कि शायद अब पिता उसे माफ कर देंगे। सीताराम अपनी बहन को देखकर अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़े पिता फिर गुस्से में फट पड़ते हैं। तू हमारे लिए उसी दिन मर गई थी। बहन रोते हुए सीताराम से कहती है, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो ना। लेकिन उस पल सीताराम चुप रह जाता है। पिता की शर्त साफ होती है, अगर इस घर में रहना है तो उससे कोई रिश्ता नहीं रखोगे। बहन आखिरी बार उसे पुकारती है, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे का भी हवाला देती है, लेकिन सीताराम फिर भी कुछ नहीं बोलता। तब बहन गुस्से और दर्द में कहती है, आज के बाद मुझे अपनी बहन मत समझना, और हमेशा के लिए चली जाती है। अब प्रेजेंट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीताराम जिस इलाके में पोस्टेड है, वहीं उसकी बहन अपने पति और बेटी के साथ रहती है। लेकिन जब भी दोनों आमने सामने आते हैं, बहन उसे नज़रअंदाज कर देती है। एक दिन एक औरत थाने आती है, रोते हुए बताती है कि उसका पति अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास छोड़ने गया था, लेकिन वापस घर नहीं आया। जांच शुरू होती है और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि पास के जंगल में एक आदमी की लाश मिली है। सीताराम मौके पर पहुंचता है। जो वो देखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। हाथ पैर तार से बंधे हुए, शरीर पर 50 से ज़्यादा चाकू के वार, चेहरा बुरी तरह काटा हुआ। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये टॉर्चर था। अगले ही दिन एक और मर्डर, और तरीका बिल्कुल वही। अब साफ हो जाता है ये एक सीरियल किलर है। सीताराम को एक स्पेशल टीम बनाकर इस केस पर फोकस करने का आदेश दिया जाता है। इसी बीच एक आदमी आता है, सेबेस्टियन। वो खुद को एक टीचर बताता है और कहता है, मेरी बेटी को एक लड़का परेशान कर रहा है, प्लीज उसकी काउंसलिंग कर दीजिए। सीताराम उससे फोटो लाने को कहता है। दूसरी तरफ एक शराबी आदमी झील के पास बैठा होता है। तभी झाड़ियों से आवाज आती है। वो देखने जाता है और अचानक कोई उसे अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद उसकी भी लाश मिलती है और तरीका वही, क्रूर, निर्दयी। अब सीताराम तीनों केस को जोड़ता है और एक खौफनाक सच सामने आता है। उनकी बेटियां म्यूजिक क्लास जाती थीं। सेबेस्टियन फिर आता है, इस बार एक लड़के की फोटो लेकर। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है वो लड़का पहले से मिसिंग है। उसकी मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और सबसे बड़ा झटका, सेबेस्टियन की बेटी तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। अब सीताराम के दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, क्या सेबेस्टियन झूठ बोल रहा है या वो मानसिक रूप से टूट चुका है? और क्या वही ये सीरियल किलिंग के पीछे है? सीताराम उसकी जांच करने निकलता है और मोहल्ले वाले बताते हैं वो अक्सर गुस्से में रोता है और वही बातें दोहराता रहता है। सेबेस्टियन बार बार वही कहानी दोहराता है, एक लड़का मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यानी जो बात उसने थाने में कही थी, वही बात वो पहले भी मोहल्ले वालों को बता चुका है। अब हम सेबेस्टियन को उसके घर में अकेले देखते हैं, लेकिन वो सच में अकेला नहीं है। वो हवा में किसी से बात कर रहा होता है। असल में वहाँ कोई नहीं होता। उसके सामने कुछ इमेजिनरी लोग आते हैं। कोई उसे प्यार से समझाता है, कोई उसे डांटता है और कोई उसकी गलतियां गिनाता है। यानी वो पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो चुका है। अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है। एक दिन सेबेस्टियन अचानक घर पहुंचता है और अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। गुस्से में अंधा होकर वो उस लड़के पर टूट पड़ता है, उसे बेरहमी से पीटता है और फिर चाकू से बार बार वार करता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। इस बीच उसकी बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धक्का मुक्की में उसका सिर जोर से टकरा जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब उस घर में 2 लाशें पड़ी हैं, एक बेटी की, एक उसके बॉयफ्रेंड की। घबराकर सेबेस्टियन एक प्लान बनाता है। बेटी की मौत को सुसाइड दिखा देता है और लड़के की लाश को एक बड़े ड्रम में छुपा देता है। लेकिन सच छुपाने के साथ उसका दिमाग भी धीरे धीरे टूटने लगता है।
अब प्रेजेंट में सेबेस्टियन अपनी मरी हुई बेटी की कल्पना से बात करता है। वो उससे पूछती है, पापा ये गन कहाँ से लाए हो? क्या आप मुझे मारोगे या मेरे बॉयफ्रेंड को? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ा होता है इंस्पेक्टर सीताराम। वो कहता है, आपके केस के बारे में कुछ बात करनी है, और कैजुअली गर्म पानी मांगता है। सेबेस्टियन किचन में चला जाता है। इधर सीताराम घर को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे कमरा दिखता है जो अंदर से बंद है और वहाँ से अजीब सी बदबू आ रही है। वो दरवाज़ा खोलता है। अंदर गंदगी और बीच में एक बड़ा ड्रम। जैसे ही वो ढक्कन खोलता है, अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। यही वही लड़का था। तभी पीछे से सेबेस्टियन चोरी की हुई गन लेकर आता है और सीताराम पर फायर कर देता है। सीताराम बाल बाल बचता है। अब उसे समझ आ जाता है उसकी गन इसी के पास थी और ये केस से जुड़ा हुआ है। फाइट और गिरफ्तारी दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन सीताराम पहले ही अपनी टीम को लोकेशन भेज चुका था। कुछ देर बाद टीम पहुंचती है और सेबेस्टियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घायल सीताराम अस्पताल में होता है और सोचता है खतरा खत्म हो गया, लेकिन तभी फोन आता है। एक और मर्डर, वही पुराना तरीका, हाथ पैर बंधे, चाकू के वार। अब सीताराम की होश उड़ जाते हैं। अगर सेबेस्टियन पकड़ा जा चुका है तो असली किलर कौन है? जब वो क्राइम सीन पर पहुंचता है तो देखता है मरने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका खुद का करीबी कांस्टेबल है। और सबसे डरावनी बात, उसकी भी एक बेटी थी और वो भी उसी म्यूजिक क्लास में जाती थी। अब सब साफ हो जाता है। जितने भी मर्डर हुए सबके पिताओं की बेटियां एक ही म्यूजिक क्लास में पढ़ती थीं। सीताराम सीधे उस म्यूजिक स्कूल पहुंचता है। टीचर फोटो देखकर बताती हैं, हाँ ये सब मेरी स्टूडेंट्स हैं। और कई फादर्स अपनी बेटियों के म्यूजिक सीखने के खिलाफ थे। वो उन्हें ताने मारते थे। सीताराम सभी को वार्न करता है, किलर का अगला निशाना आप में से किसी का पिता हो सकता है। जब वो सभी घरों में पूछताछ करता है तो एक कॉमन बात सामने आती है। हर घर में मर्डर से पहले एक छोटा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पार्सल में आया था। जांच में पता चलता है 20 साल पहले भी ऐसा ही एक मर्डर हुआ था। वही पैटर्न, वही क्रूरता, और उस केस से जुड़ा नाम था मंजू। जब मंजू को पकड़ा जाता है और पूछताछ होती है, मंजू कांपती आवाज में कहता है, सर मैंने किसी को नहीं मारा। उस रात में सिर्फ उसे मारने गया था, लेकिन जब पहुंचा तो वो पहले ही मरा हुआ था। वो आगे बताता है, गांव वालों ने उसे हथियार के साथ भागते हुए देख लिया और उसी पल उसे कातिल मान लिया गया। डर के मारे उसने गांव छोड़ दिया। सर मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। मैं बस एक डॉक्टर के पास असिस्टेंट बनकर जी रहा हूँ। इन हत्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीताराम पहले से बने शक और गुस्से में उसे झूठा मान लेता है। पूछताछ के नाम पर वो मंजू को बुरी तरह टॉर्चर करता है। आखिरकार गिल्ट, दर्द और बेइज्जती से टूटकर मंजू लॉकअप में ही खुदकुशी कर लेता है। तभी धीरे धीरे सीताराम को एहसास होता है मंजू किलर नहीं था, वो तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। इसी बीच सालों बाद पहली बार उसकी बड़ी बहन थाने आती है, आंखों में आंसू और आवाज कांपती हुई, मेरे पति गायब हैं। ये सुनकर सीताराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये केस सिर्फ ड्यूटी नहीं रहा। फोन ट्रेस होता है, लोकेशन मिलती है। सीताराम कॉल करता है, सीताराम मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, और कॉल कट। लेकिन जल्द ही पता चलता है फोन एक ऑटो में रखा गया था ताकि लोकेशन बार बार बदलती रहे। किलर सिर्फ खतरनाक नहीं, बेहद चालाक भी था। सीताराम को अचानक याद आता है कॉल के बैकग्राउंड में एक क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था, वही धुन। सीताराम तुरंत उस घर पहुंचता है। अंदर उसका जीजा बंधा हुआ लेकिन जिंदा। जैसे ही वो उसे छुड़ाने जाता है, पीछे से किलर हमला कर देता है और शुरू होती है एक फाइनल फाइट। किलर कोई और नहीं, 20 साल पहले मारे गए उसी आदमी का बेटा था। उसकी बहन म्यूजिक से प्यार करती थी, गाना गाती थी और उसे माँ से भी ज्यादा चाहती थी। लेकिन उसका पिता शराबी, गुस्सैल और बेटियों की आजादी के खिलाफ। मंजू के पुराने प्लान के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई, उस आदमी ने अपनी ही बेटी के साथ गलत किया। ये सुनकर उसकी बहन शर्म और सदमे से टूट गई और उसने खुदकुशी कर ली। छोटे भाई के लिए वो उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसने ठान लिया असली गुनहगार उसका खुद का पिता है। फिर एक दिन उसने अपने ही पिता को मार दिया, उसी खौफनाक स्टाइल में। समय बीता लेकिन दर्द नहीं गया। फिर एक दिन उसने म्यूजिक क्लास में एक पिता को अपनी बेटी को डांटते देखा और बस पुरानी यादें, बहन की मौत और गुस्सा सब एक साथ फट पड़ा। अब उसके लिए हर वो पिता दुश्मन था जो अपनी बेटियों के सपनों को दबाता था, खासकर म्यूजिक। इसलिए वो पहले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भेजता, फिर उसी पिता को टारगेट करता और उसी क्रूर तरीके से मारता। वापस प्रेजेंट, सीताराम और किलर के बीच भयंकर लड़ाई। किलर अपने टेप रिकॉर्डर को बचाता है क्योंकि उसमें उसकी बहन की आखिरी आवाज कैद थी। लेकिन सीताराम उसी टेप रिकॉर्डर को उठाकर किलर के सिर पर दे मारता है। टेप टूट जाता है, गाना बंद हो जाता है।
अपनी बहन की आखिरी निशानी टूटते देख किलर पूरी तरह पागल हो जाता है, लेकिन इस बार सीताराम पीछे नहीं हटता और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। केस खत्म हो जाता है। सीताराम की बहन आंसुओं के साथ उसका धन्यवाद करती है, अपने पति के लिए और उन सभी बेटियों के लिए। सालों की दूरी अब धीरे धीरे मिटने लगती है। तो दोस्तों, कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सीताराम ने सही किया या मंजू के साथ जो हुआ वो सबसे बड़ा अन्याय था? मेरे हिसाब से इस कहानी का सबसे मासूम किरदार मंजू था, जिसे बिना गलती के अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।